हेलो नमस्कार। मैं सोनू कुमार फिर से आप लोगों के बीच आया हूं और आज मैं केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिस टॉपिक का नाम है, मैं बता दे रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है वह टॉपिक है अम्ल क्षार एवं लवण। क्या कहा हमने? अम्ल क्षार एवं लवण। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अम्ल क्षार एवं लवण की ओर। अब हमको देखना है कि अम्ल क्षार लवण में जितने भी एक नंबरे प्रश्न होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन सभी को आज हम डील करने वाले हैं। तो आज अम्ल क्षार लवण की एक क्लास हम लेंगे और आज सारा का सारा क्वेश्चन आज के ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग कर लेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे अम्ल क्षार और लवण को लेके चलते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान। क्या कह रहा है दोस्तों? कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान आप लोग जानते हैं कि अम्लीय ऑक्साइड का विलयन के बारे में बात करता है। तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन के पीएच का मान क्या होता है आप लोग को थोड़ा सा आप लोग जानते होंगे। तो ये भी चीज तरह जानते हैं कि अगर ये लाइन है, सॉरी मैं ये यहाँ पे बना दे रहा हूँ, अगर ये लाइन है तो इस लाइन के बारे में बात करते हैं तो ये जीरो होता है और जीरो से कम होते, सॉरी ये जीरो नहीं, ये 7 होते हैं और 7 से कम होते हैं, यहाँ 0 तक जाते हैं और 7 से अधिक होते हैं तो ये 14 तक जाते हैं। जिसका मान, जिस पीएच वैल्यू का मान 7 होता है वह न्यूट्रल होता है, वह उदासीन होता है। और जैसे ही 7 से नीचे की ओर आते जाता है तो उसका पीएच मान घटने का मतलब होता है कि वह क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? वह अम्लीय होता है, अर्थात नेचर में कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा। और वहीं पर जब बात करेंगे 7 से जब आगे जाता है, 7 से जब 14 की ओर जाता है तो वह उसका मान क्या हो जाता है? वह बेसिक नेचर का हो जाता है। क्या हो जाता है? बेसिक नेचर का हो जाता है। तो यह प्रश्न उठा कि अम्लीय ऑक्साइड, क्या कर रहा है? अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान क्या होगा? तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है 7 के बराबर होगा, क्या 7 से अधिक होगा, क्या 7 से कम होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर आंसर बनता है कि 7 से कम होगा। क्या होगा? 7 से कम होगा। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि 7 से कम क्यों होगा। जो 7 से कम होगा अर्थात वह उसका मान क्या हो जाएगा? वह अम्लीय हो जाएगा। फिर बार आगे देखते हैं कि पीएच का कौन सा मान, क्या कहा हमने? पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? क्या कहा हमने? कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो क्या कहा? क्षार। क्या कहा? क्षार के बारे में बात कहा, अर्थात जब 7 से जब पीएच मान 7 से जब आपका अधिक जाएगा, 7 से जब 14 की ओर जाएगा तो वह मेरा नेचर में कैसा होते चला जाएगा? वह मेरा नेचर में बेसिक होते चला जाएगा। कैसा होते चला जाएगा? बेसिक होते चला जाएगा। तो वही प्रश्न उठा यहाँ पर कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन की निरूपित करता है? तो कौन, क्या वह 2 हो सकता है, क्या वह 7 हो सकता है, क्या वह 6 हो सकता है, क्या वह 13 हो सकता है? तो दोस्तों ये ना 2 हो सकता है, ना 7 हो सकता है, ना 6 हो सकता है, और ये ओनली और ओनली 13 होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर डी, जो कि 13 हो जाएगा। आइए दोस्तों अब आगे प्रश्न लेके चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, जरा देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको आपके ऑप्शन में दे रखा है NaHCO3 होगा, या NaOH होगा, या फिर Na2CO3 होगा, या फिर KOH होगा। तो कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो यहां पर से NaHCO3 हो सकता है। इसको याद कैसे करेंगे? कि इसको याद करने का तरीका कैसे है? तो बेकिंग का मतलब, बेकिंग का हो जाता है मतलब कि खाना बनाने वाला। और खाना बनाने कौन आती है? तो खाना बनाने के लिए दाई आती है। और दाई क्या लेके आती है अपने साथ? दाई तो अपने साथ वो बेलना को लेके चलती है। तो बेलना आप लोग भी जानते हैं, बेलना का आकार हम इस प्रकार से कर सकते हैं, अर्थात Na के बीच में H आएगा। क्या कहा हमने? कि Na के बीच क्या आ रहा है? N, और क्या साथ में लग रहा है? CO3। तो हम समझ जाएंगे कि यह बेकिंग सोडा का यह फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए नंबर। और यह हो जाएगा NaHCO3। क्या हो जाएगा? NaHCO3।
3। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है। तो भैया बात करेंगे कौन सा विजातीय यौगिक है, तो आप क्या वह चूना पत्थर हो जाएगा, क्या वह खड़िया हो जाएगा, क्या वह संगमरमर हो जाएगा। तो आप लोग खुद जानते हैं कि यह तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। कौन? चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया, ये तीनों के तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। और जहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बात कर रहा हमने कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यह अलग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग खुद अपने कमेंट्स में बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप लोग खुद एक फॉर्मूला आप लोग खुद बताएंगे हमें कौन सा क्या फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, तो क्या वह अम्लीय होगा, क्या वह क्षारीय होगा, क्या वह उदासीन होगा, क्या या कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अम्लीय विलयन का अम्लीय क्लोराइड का अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा हो जाएगा, तो वह अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय हो जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। जो भस्म जल में घुल जाते हैं उसका क्या नाम होता है, तो क्या वह अम्ल होता है, क्या वह क्षार होता है, क्या वह लवण होता है, या कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होने वाला है, तो इसका आंसर क्षार होने वाला है। क्या हो जाएगा आंसर, क्षार हो जाएगा। आइए अब 7वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 7वें नंबर में क्या कहा, 7वें नंबर में कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होगा। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा बात जानते हैं, जिसको गैस बनती है, गैस बनने का मतलब क्या होता है कि पेट में अत्यधिक मात्रा में एसिडिक पेट का जो वातावरण हो जाता है अंदर, पेट के अंदर, स्टमक के अंदर जो वातावरण हो जाता है वह अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता है। जब अम्लीय प्रवृत्ति का जो वातावरण हो जाता है तो उसको कैसा वातावरण देना चाहिए, तो उसको देना चाहिए बेसिक वातावरण। तो बेसिक वातावरण देने के लिए आपको पता होगा कि 7 से इधर की ओर जाते हैं, कहां तक जाते हैं, तो 14 की ओर जाते हैं, तब वह जाके बेसिक नेचर का होता है। तो क्या यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान ये किसके लिए होता है, ये यूज कहाँ करते हैं, तो जब इंसान को गैस बन जाती है तो उस समय मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जनरली यूज हम लोग करते हैं। हालांकि यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ज्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर बात करते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान के बारे में। तो क्या वह 4 हो सकता है, क्या वह 3 हो सकता है, क्या वह 7 हो सकता है, क्या वह 10.5 हो सकता है। तो दोस्तों जी हाँ, वह 10.5 हो सकता है, अर्थात उसका पीएच मान कितना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना हो जाएगा, तो 10.5 हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 8 नंबर की सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसे, सिल्वर आयोडाइड के रंग के बारे में बात करता है। तो क्या वह श्वेत होता है, क्या वह पीला होता है, क्या वह लाल होता है, क्या वह हरा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। कैसा होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है बाबू, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। आइए वहीं पर जब बात करते हैं आगे 9वें नंबर प्रश्न की ओर, तो कहता है कि लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है। लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है, तो लौंग का तेल एक, क्या वह प्राकृतिक सूचक है, क्या वह संश्लेषित सूचक है, क्या वह गंधीय सूचक है, या कोई नहीं। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा कि लौंग का तेल कैसा है, तो लौंग का तेल एक गंधीय सूचक के रूप में व्यक्त किया जाता है। कैसा, तो एक गंधीय सूचक के रूप में व्यक्त किया जाता है। आइए दोस्तों अब 10वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 10वां नंबर क्या कहता है जरा देखेंगे हम लोग। अब 10वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 10 नंबर कहता है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो हमने अभी जस्ट आपको बताया था कि अगर यह एक लाइन है और यहां पर जब 7 रखते हैं, तो जब 7 से इधर की ओर आता है तब
जब 7 से इस तरफ की ओर आता है और 0 तक आता है तो अम्लीयता की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। और वहीं पर जब 7 से जब इधर की ओर जाता है तो क्षारीयता की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज्यादा कम नीचे आएगा, जितना ज्यादा नीचे आएगा उसकी अम्लीयता की प्रवृत्ति क्या होती जाएगी, उसकी अम्लीयता की प्रवृत्ति और अधिक होती चली जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन कहा 10वें नंबर, तो 10वें नंबर में कहता है कि किस पीएच मान का विलयन सबसे अधिक है। तो किसका सब विलयन सबसे अधिक है, तो विलयन के बारे में कहा, क्या वह 1 हो सकता है, क्या वह 2 हो सकता है, क्या वह 3 हो सकता है, क्या वह 4 हो सकता है। तो यहां पर से पीएच मान के बारे में कहा कि किस पीएच मान का वाला विलयन सबसे अधिक होगा। तो किसका होगा सबसे अधिक, तो हमने कहा 1। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर ए 1 हो जाएगा। आइए बात करते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 11वें नंबर प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। 11वें नंबर प्रश्न कहता है कि आयोडीन युक्त नमक क्या है। तो आयोडीन युक्त नमक के बारे में कहा, तो क्या वह NaCl प्लस KI हो सकता है, या फिर NaCl प्लस KiO3 हो सकता है, या फिर ये दोनों हो सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं हो सकते। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो यहां पर से NaCl प्लस KI और NaCl KI प्लस KI और O3 ये भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। आइए बात करते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। 12वें नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। कौन संक्षारक अम्ल है, तो ऑप्शन है आपके पास मिथेनोइक अम्ल, ऑप्शन है आपके पास मिथेनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर तीसरा हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, और चौथा इनमें से कोई नहीं। चौथा इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या बनता है, तो संक्षारक अम्ल के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो संक्षारक अम्ल के रूप में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, H2SO4। क्या कहते हैं, H2SO4 को हम लोग संक्षारक अम्ल के रूप में भी जानते हैं। आइए बात करते हैं बैटरी का अम्ल। बैटरी का अम्ल क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि बैटरी का अम्ल क्या होता है। तो बैटरी के अम्ल के बारे में बात कहा, क्या वह सांद्र HCl हो सकता है, क्या वह सांद्र HNO3 हो सकता है, क्या वह सांद्र H2SO4 हो सकता है, क्या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सांद्र H2SO4, जिसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका क्या नाम हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अब सोडा एश। इसका नाम, अच्छा एक सेकंड मैं जरा इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। हमने बताया तो सोडा एश का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडा एश का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडा एश का रासायनिक सूत्र, क्या वह CaCO3 हो सकता है, क्या वह Na2CO3 हो सकता है, क्या वह CaHCO3 का होल 2 हो सकता है, क्या वह NaHCO3 का होल 2 हो सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो सोडा एश का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3। क्या हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा। सोडा एश का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं अब काली चूना, जिसको हम लोग काली चूना के भी नाम से जानते हैं। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपके पास ऑप्शन दे रखा है, CaOH का होल 2 हो सकता है, क्या CaCO3 हो सकता है, क्या CaO हो सकता है, क्या CaHCO3 का होल ट्वाइस हो सकता है। तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर काली चूना का आंसर हो जाएगा CaO। काली चूना का रासायनिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaO। क्या हो जाएगा, CaO। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखेंगे। 16वें नंबर का प्रश्न है ये। 16वें नंबर के प्रश्न में देखते हैं कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो दही में एक प्रकार का क्या टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, क्या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, क्या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, क्या एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वहीं पर जब बात करता है कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। यह किसमें पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। खैर दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इनमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो सारे ऑप्शनों को डिस्कस करने का मतलब है कि हम ज्यादा समय को ले रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा समय आपका ना लेके हम एक एक सिर्फ क्वेश्चन को ही डील करते हुए चलते हैं। आइए दोस्तों अब चलते हैं आगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या कहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो सकता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम
तो क्या कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, क्या कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट हो सकता है, क्या कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, क्या कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या ऑप्शन हो सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाएगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो सकता है इसका आंसर। बात करते हैं कि शल्क चिकित्सक या शल्क चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ कौन से हैं, कि शल्क चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ का क्या नाम है, तो क्या वह धोने का सोडा हो सकता है, क्या वह जिप्सम हो सकता है, क्या वह प्लास्टर ऑफ पेरिस हो सकता है, क्या वह खाने का सोडा हो सकता है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, तो बाबू इसका आंसर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो सकता है। क्या होगा इसका आंसर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। शल्क चिकित्सा में हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। वहीं पर जब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19वें नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत होता है। बात करते हैं 20वें नंबर की ओर। 20वां नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन लवण है, क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो लवण के बारे में बात करते हैं, तो लवण के बारे में बात करते हैं, तो लवण आपको कौन सा दिख गया, सीधे से ऑप्शन में ही दे रखा है, क्या HCl होगा, क्या NaCl होगा, क्या NaOH होगा, क्या KOH होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है, यह आंसर आप लोग खुद कमेंट करके जवाब दे सकते हैं कि इसका क्या आंसर होने वाला है। आइए बाबू, अब आपका 21वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वें नंबर प्रश्न क्या कहता है कि नीला थोथा, जिसको हम लोग तूतिया के नाम से भी जानते हैं, नीला थोथा को हम लोग तूतिया के भी नाम से जानते हैं, तो तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या हो सकता है, क्या CuSO4.7H2 हो सकता है, क्या CuSO4.5H2 हो सकता है, क्या CuSO4.4H2O हो सकता है, क्या CuSO4.10H2O हो सकता है। तो बाबू आप लोगों के बीच यह प्रश्न बार बार घूमते रहेगा और यह प्रश्न हम VBI के रूप में जानते हैं, यह प्रश्न आपको कई बार पूछा जाता है। तो आपको कंफ्यूजन क्या करेगा, सारी चीज तो CuSO4 तो देगा ही, लेकिन आपको जल में कर देगा, कहीं कोई 5 कर देगा, कोई 10 कर देगा, कोई 7 कर देगा, कोई 4 कर देगा। तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, CuSO4.5H2 हो जाएगा। क्या, CuSO4.5H2 हो जाएगा। फिर बात करते हैं अब अगले प्रश्न 22वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 22वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। तो 22वें नंबर का प्रश्न कहता है कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, क्या कहा, धातुओं अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड क्या उदासीन होते हैं, क्या अम्लीय होते हैं, क्या क्षारीय होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो क्या आंसर दे सकते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, हर हमेशा अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। वहीं पर जब बात करते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर की निम्न में कौन कमरे के तापमान पर द्रव में रहता है, निम्न में से कौन कमरे के तापमान पर द्रव में पाया जाता है, द्रव की स्थिति में रहता है। तो आपका ऑप्शन दे रखा है एथेन, क्या एथाइल हो सकता है, क्या एथेनॉल हो सकता है, क्या मीथेन हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी प्रश्न में से आपको जवाब देना है, इसी ऑप्शन में से आपको जवाब देना है। तो इस ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। आइए दोस्तों 24वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वें नंबर क्या कहता है जरा देखेंगे हम लोग। तो निम्न में कौन भस्म नहीं है, कौन भस्म नहीं है, तो क्या वह CaO भस्म है, क्या वह CaNaCl भस्म है, NaOH भस्म है, क्या Na2CO3, क्या इनमें से कौन भस्म नहीं है, तो भस्म कौन नहीं है, तो NaCl नमक भस्म नहीं है, कौन, NaCl भस्म नहीं है। वहीं पर 25वें नंबर के प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि 25वें नंबर प्रश्न के अंतर्गत कहता है कि कौन क्षारीय ऑक्साइड है, क्या कहा कि कौन क्षारीय ऑक्साइड है। क्षारीय ऑक्साइड के बारे में कहा तो ऑप्शन है आपके पास SO2 NO2 P2O5 या Na2O। क्या क्षारीय ऑक्साइड कौन हो जाएगा इसमें से, तो इनमें से आंसर हो जाएगा Na2O। क्या हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड, Na2O। क्षारीय ऑक्साइड कौन हो जाएगा, Na2O। आइए बात करते हैं निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। इतने सारे आपको यौगिक दे रखे हैं और पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल है, तो आप लोग जान रहे हैं कि अम्ल के बारे में, क्या CuO अम्ल है, क्या H2SO4 अम्ल है, क्या Na2O अम्ल है, क्या CaOH का होल 2 अम्ल है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो H2SO4 यही एक प्रकार का हमको यह एक यौगिक क्या है, अम्ल है। आइए 27वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां नंबर प्रश्न कहता है एक घोल
नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और घोल का पीएच मान क्या होगा। तो भैया ये क्या कहा, नीले को, जरा देखिएगा, हमने कहा यहां क्वेश्चन कहा नीले को किसमें, लाल में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, लाल में कन्वर्ट कर देता है। तो एक फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद रखेंगे, जिसका नाम है एक का अनीला, या फिर इसको अनिल के नाम से भी याद कर सकते हैं, और एक होता है झालानी। इसका क्या मतलब होता है, अ मतलब अम्ल, अ मतलब अम्ल, और नी मतलब नीला, और ल मतलब लाल। इसका क्या मतलब हुआ कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को, किसको, तो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। वहीं पर जब बात करते हैं कि झालानी, या झा से इसको समझ लेंगे छार, यहां से छार, ला से लाल, ला से लाल, और नी से नीला, नी से नीला। तो इसका क्या मतलब हो गया, अनीला का मतलब हो गया कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, वहीं पर क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है ना। चलिए अब बात करते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्या कहता है, जरा समझेंगे। तो प्रश्न कहता है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को, हमने कहा नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अम्ल करता है। तो अम्ल के बारे में इसमें बताना है कि अम्ल क्या, वह अम्ल का पीएच मान क्या 2 हो सकता है, क्या 9 हो सकता है, क्या 7 हो सकता है, क्या 10 हो सकता है। तो आप लोग बता सकते हैं, पीएच मान के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 2 ही एक ऐसा चीज है जो अम्लीय हो सकता है, 2 ही एक ऐसा चीज है जो अम्लीय हो सकता है, जिसका पीएच मान कितना हो सकता है, पीएच मान 2, जो कि यह एक प्रकार का अम्लीय है। आंसर क्या हो जाएगा कि इसका आंसर आ जाएगा 2। वहीं पर जब बात करते हैं अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान, अम्लीय वाला वर्षा के जल का पीएच मान कितना हो सकता है। तो ऑप्शन दे रखा है 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक, 5.7.0। तो क्या हो सकता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना हो सकता है कि 5.6 से कम। क्या हो जाएगा, 5.6 से कम। वहीं पर चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास, क्या इथेनोइक अम्ल हो सकता है, क्या वह सेट्रिक अम्ल हो सकता है, क्या वह मिथोनिक अम्ल हो सकता है, क्या वह ऑक्जेलिक अम्ल हो सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो वहां बाबू इसका आंसर हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल। इसका क्या आंसर, चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो मेथनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, तो मेथनोइक अम्ल होता है। फिर बात करते हैं कि बुझा हुआ चूना, रे बाबू बुझा हुआ चूना के बारे में बात करते हैं। तो क्या कहा, तो बुझा हुआ चूना के बारे में कहा, क्या वह CaOH का होल 2 हो सकता है, क्या वह CaO हो सकता है, क्या वह CaCO3 हो सकता है, क्या वह Ca हो सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, बुझा हुआ चूना का आंसर क्या हो जाएगा, तो बुझा हुआ चूना का आंसर हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। क्या कहा, CaOH का होल ट्वाइस का हो जाएगा बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। आप लोगों से जरा उम्मीद है कि आप लोग भी इसको कंटिन्यूअस देखते रहिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। बस ऐसी 80% हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाएगा कंटिन्यूअस, बस आप इसे देखते चलिएगा। खैर बात करते हैं अब आगे अपने प्रश्न की ओर। तो अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके, क्या का क्वेश्चन कि अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ होती है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण, और साथ में क्या बना लेता है, पानी। क्या बनाता है, पानी। फिर से जरा इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बना लेता है। क्या बना लेता है, लवण, और साथ में क्या कर देता है, पानी को दे देता है। तो जब अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाया, लवण, और क्या दे दिया, पानी। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया, यहां पर क्वेश्चन में पूछा कि अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या करते हैं, अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। कौन प्राकृतिक सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत दिया, क्या वह हल्दी हो सकता है, क्या वह मेथिल ऑरेंज हो सकता है, क्या वह नेप्थलीन हो सकता है, क्या वह इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक सूचक के रूप में कौन हो सकता है, तो हल्दी। प्राकृतिक सूचक के रूप में कौन हो जाएगा, हल्दी। आइए बात करते हैं अब
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जरा यहां भी ध्यान देना है कि CaSO4.5H2 हो सकता है क्या? क्या CaSO4.12H2O हो सकता है क्या? क्या CaSO4.2H2O हो सकता है क्या? क्या CaSO4.H2O हो सकता है क्या? तो इसमें से आप लोग भी जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4, हमने कहा CaSO4.12H2O। यहीं से जिप्सम का भी फॉर्मूला पूछ देगा, यहीं से जिप्सम का भी फॉर्मूला पूछेगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा कि CaSO4.2H2O। और यहीं पर से क्या कर देते हैं, इसमें से 1.5 पानी को हमने निकाल लिया, तो कितना बच जाएगा? यहीं से 1.5 पानी को हमने निकाल लिया, तो CaSO4.12H2O हो जाता है। तो बात करेंगे कि इसका ये जिप्सम का फॉर्मूला, और जिप्सम से जब आधा पानी को जब हम लोग निकाल लेते हैं, सॉरी 1.5 पानी को जब हम लोग निकाल लेते हैं, जिप्सम में से जब हम लोग 1.5 पानी को निकाल लेते हैं, तब जाकर CaSO4.H2O बनता है, और वही क्या कहलाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। अब आइए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 34वां नंबर कहता है, 34वां नंबर क्या कहा क्वेश्चन? तो 34वां नंबर कहा लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या वह विद्युत लेपित करना होगा? क्या वह संक्षारण होगा? क्या वह गैल्वेनीकरण होगा? क्या वह विद्युत अपघटन होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। क्या हो जाएगा? गैल्वेनाइजेशन उसको कहते हैं अंग्रेजी में। क्या हो जाएगा आंसर? तो गैल्वेनीकरण। क्या हो जाएगा? गैल्वेनीकरण। फिर बात करते हैं 35वें नंबर प्रश्न की ओर। 35वें नंबर प्रश्न में क्या कहता है, जरा देखेंगे कि बेकिंग पाउडर का मिश्रण क्या होता है? बेकिंग पाउडर का मिश्रण क्या होता है? 35वें नंबर में बेकिंग पाउडर का मिश्रण क्या होता है? तो आइए बात करते हैं, क्या वह Na2CO3 एवं CaO का मिश्रण है? क्या वह NaHCO3 एवं एसिटिक एसिड का मिश्रण है? क्या वह CaOH2 एवं Na2O का मिश्रण है? क्या वह NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है? तो जी हाँ दोस्तों, यह इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। तो यहां पर से C एवं D दोनों, B एवं D दोनों हो सकता है, हालांकि हमको ऑप्शन दे रखा है D। आइए दोस्तों बात करते हैं अब 36वें नंबर प्रश्न की ओर। 36वां नंबर प्रश्न कहता है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या? धोबन सोडा या धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऐसे याद करेंगे बाबू, तो जरा देखिएगा तो तुरंत याद हो जाएगा। तो NaHCO3 होगा क्या? क्या Na2CO3 डॉट 10 को पानी होगा, या फिर CaOH का होल टॉस होगा? इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी ही बात करेंगे हम लोग। तो एक धोबिया के बारे में अभी हमने एक बताया था बेकिंग पाउडर के बारे में। तो बेकिंग पाउडर के बारे में हमने कहा था कि बेकिंग पाउडर जब भी बाई जाती है बनाने के लिए, तो क्या होता है? बेकिंग पाउडर बाई खाना बनाने जाती है तो क्या ले जाती है? अपने आप में बेलना लेके जाती है। और वहीं पर जब बात करते हैं धोबिया सोडा के बारे में, तो धोबिया क्या करता है? पानी उसको ज्यादा लगता है। कितना पानी लगता है? पानी ज्यादा लगता है। तो देखो यहाँ पर पानी की संख्या ज्यादा है, तो पानी की संख्या 10 है, तो अर्थात इसका क्या मतलब कि Na2CO3.10H2O हो जाएगा। आइए बात करते हैं अम्ल का पीएच मान कितना होगा? तो अम्ल का पीएच मान कितना हो सकता है? आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब 7 से अधिक हो तो क्या होगा, 7 से कम हो तो क्या होगा, 7 हो तो क्या होगा, और 14 हो तो क्या होगा। तो हमने कहा, सीधी सी बात कहा, अम्ल का पीएच मान। तो यहां पर दिख रहा है कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होने होगा, और वही कहलाएगा अम्लीय है। वह पदार्थ क्या कहलाएगा? वह अम्लीय है। वहीं पर बात करते हैं टूथपेस्ट कैसा है। टूथपेस्ट के बारे में कहा, तो टूथपेस्ट कैसा होगा? क्या वह अम्लीय होगा? क्या वह क्षारीय होगा? क्या वह उदासीन होगा? क्या इनमें से सभी हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट क्षारीय होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो लवण के बारे में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो क्या वह HCl होगा? क्या वह NaOH होगा? क्या K2SO4 होगा? या फिर HN4.OH होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिनके लवण कौन हो जाएगा? K2SO4। क्या हो जाएगा? K2SO4 इसका आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अब आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। यह क्वेश्चन तो आसान है, आप लोग खुद बना सकते हैं, अभी जस्ट बता रहे हैं आपको। एक और प्रश्न आया है जिसका नाम
41वें नंबर प्रश्न कहता है तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र, आप लोग जानते हैं कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसको आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में करेंगे, है ना। आइए बात करते हैं अब 42वें नंबर प्रश्न की ओर। 42वां नंबर प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। तो 42वां नंबर प्रश्न कहता है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, वह कौन सा डंक है, उस अम्ल का क्या नाम है। तो क्या वह मेथनोइक हो सकता है, क्या वह एथनोइक हो सकता है, क्या वह सिट्रिक हो सकता है, क्या ऑक्जेलिक हो सकता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जब मधुमक्खी डंक मारता है तो एक अम्ल छोड़ता है, उस अम्ल का क्या नाम है, मेथनोइक अम्ल। क्या नाम है, मेथनोइक अम्ल। फिर बात करते हैं 43वें नंबर प्रश्न की ओर। 43वां नंबर प्रश्न कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3। फिर बात करते हैं 44वें नंबर प्रश्न की ओर। 44वें नंबर प्रश्न कहता है कि हमारा शरीर पीएच मान के कितने परास के बीच कार्य कर सकता है। तो हमारा शरीर पीएच मान के कितने के बीच कार्य कर सकता है। तो कार्य करने के बारे में कहा, ऑप्शन है 6.0 से 6.8, 7.0 से 7.8, फिर 2.1 से 3.8 और 5.1 से 5.8। तो क्या आंसर हो जाएगा, 7.0 से लेकर 7.8 के बीच पीएच मान हमारे शरीर का पीएच मान का परास होता है। 7.0 से 7.8 के बीच होता है। वहीं पर बात करते हैं जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान क्या हो जाएगा, जो जल हम लोग पीते हैं तो वह हो जाएगा 7। वहीं पर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सही है। आप लोग बता सकते हैं इनमें से कौन सही है, जरा आप लोग गौर फरमाइएगा। क्या इसका आंसर आप लोग खुद करके लाइए कि इनमें से कौन सही है और क्या है वह चीज दिया हुआ है ना। आइए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या कहा कि कोई विलयन लाल को नीला कर देता है। तो यहां से हमने एक झालानी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, झालानी। मतलब यह क्षार जो है लाल को नीला कर देता। क्षार का मतलब कि 7 से क्या होगा, इधर जाएगा, मतलब 7 से 14 की ओर बढ़ेगा। तो जरा देखिएगा ऑप्शन में, क्या वह 1 हो सकता है, क्या वह 4 हो सकता है, क्या वह 5 हो सकता है, क्या वह 10 हो सकता है। तो हम जानते हैं 7 से नीचे में ही 1 चला आता है, 4 चला आता है, 5 चला आता है। तो क्या वह 7 से ज्यादा अर्थात 10 वाला आंसर नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आइए बात करते हैं अब 48वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 48वां नंबर प्रश्न कहता है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या वह जस्तीकरण होगी, क्या वह एनोडीकरण होगी, क्या वह समृद्धिकरण होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम पर जब मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो वह क्या चीज कहलाती है, तो वह एनोडीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। वहीं पर जब बात करते हैं नेक्स्ट 49वें नंबर प्रश्न की ओर। तो जब लाल लिटमस ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है। तो इस विलयन का रंग बैगनी होता है। फिर से जरा क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि जब लाल लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग कैसा होता है। तो वह कैसा होता है बाबू, तो वह उसका रंग हर हमेशा बैगनी होता है, जब तक कि इसके साथ कोई रिएक्शन ना करवाया जाए। आइए दोस्तों 50वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 50वां नंबर क्या कहता है प्रश्न, विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण को ही हम लोग क्लोरीन पाउडर के नाम से जानते हैं। तो विरंजक चूर्ण का क्या हो जाएगा, CaOCl2। क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl2। वहीं पर जब बात करते हैं 51वां नंबर प्रश्न, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का मान क्या हो जाता है। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या हो जाता है। तो क्या 7 से अधिक होता है या 7 होता है, 7 से कम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा कि जब CO2 गैस को जब पानी के साथ घोला जाता है तो उसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है। वहीं पर जब बात करते हैं 52वां नंबर प्रश्न की। तो 52वां नंबर प्रश्न कहता है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। एसिटिक अम्ल के बारे में कहा, इसी को हम लोग सिरका के नाम से भी जानते हैं। सिरका के बारे में कहा कि इनमें कौन सा अवलोकन सत्य है। तो सत्य के बारे में कहा, क्या यह सिरका सी गंध देती है, बिल्कुल
जी हाँ, यह सिरका सी गंध देती है। फिर बात कहा क्या प्याज सी गंध देती है, बिल्कुल यहाँ यह प्याज सी गंध देती है। और सरे अंडे की तरह भी स्मेल करती है, जी हाँ यह सरे अंडे की तरह भी स्मेल करती है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। और यह साथ ही साथ यह सरे मांस की भी तरह गंध देती है, तो क्या आंसर हो जाएगा। तो आप सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह सिरके की तरह, एसिटिक अम्ल का क्या मतलब हो जाएगा, क्या यह सिरके की तरह गंध देती है। इसका आंसर हो जाएगा कि यह सिरके की तरह गंध देती है। कौन, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को हम लोग सिरका के भी नाम से जानते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि यह सिरके की तरह गंध देती है। आइए बात करते हैं 53वें नंबर प्रश्न की ओर। 53वां नंबर प्रश्न कहता है कि एक्वा रेजिडुआ रॉयल एक्वा रेजिडुआ सॉल्यूशन, क्या कहा, एक्वा रेजिडुआ सॉल्यूशन, एक्वा रेजिडुआ सॉल्यूशन के बारे में कहा कि इसी को रॉयल पानी भी कह सकते हैं, रॉयल जल भी कहते हैं। तो किस अनुपात में सांद्र HCl या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है और उसका अनुपात कितना होता है। तो अनुपात के बारे में कहा क्या वह 3:1 होता है या 1:3 होता है या 2:2 होता है या 1:2 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा 1:3 के रेशियो में। तो HCl और नाइट्रिक अम्ल कितने अनुपात में रहता है, तो 1:3 के अनुपात में रहता है। अब 54वां नंबर प्रश्न कहता है कि 54वां नंबर प्रश्न कहा कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कहा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है, तो पीएच मान क्या होगा, तो बता सकते हैं। यहां क्या लगेगा, आ मतलब अनीला, मतलब अम्ल के बारे में बात कर रहा है, तो अम्ल के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब 7 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 से कम। अगर ये 7 है, 7 से कम होना चाहिए, तो 7 से कम कौन होगा, क्या वह 8 होगा, क्या वह 10 होगा, क्या वह 12 होगा, क्या वह 6 होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो यह 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वहीं पर बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत किसे माना जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या वह संतरा होता है, क्या वह टमाटर होता है, क्या वह सिरका होता है, क्या वह इमली होता है। जी नहीं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा टमाटर। क्या हो जाएगा, टमाटर में क्या पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब बात करते हैं 56वें नंबर प्रश्न की ओर। 56वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा देखेंगे। तो 56वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। क्या कहा, कौन सा आयन लाल लिटमस आयन को, क्या कहा, कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, लाल लिटमस आयन को नीला कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या वह H+ हो जाएगा, क्या वह OH हो जाएगा, क्या वह Cl हो जाएगा, क्या वह O2- हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, OH-। क्या हो जाएगा इसका आंसर, OH-। क्या हो जाएगा इसका आंसर, OH- जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। OH- लाल लिटमस को नीला कर देता है। फिर बात करते हैं 57वां नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न कहता है कि एक छात्र, क्या कहा, एक छात्र जांच परख नली में, एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक के कुछ बूंद मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई देता है। तो एक परख नली लिया और उसमें क्या डाला है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या डाल दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, और तनु विलयन के सार्वभौम सूचक के रूप में 2 बूंद डाल दिया है। तो उसका रंग कैसा दिखेगा, तो उसका रंग कैसा दिखेगा, हरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका कलर कैसा दिखेगा, हरा दिखेगा। बात करते हैं लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा। लवण है Na2CO3 के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। क्या हो जाएगा, 7 से अधिक। बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा बुझा हुआ चूना है, बता सकते हैं। एक जलता हुआ चूना होता है, एक बुझा हुआ चूना होता है। तो आप लोग इसका आंसर खुद देंगे, इसका जवाब खुद देंगे। यह आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। अर्थात चूना का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो चूना का उपयोग हाइड्रोक्साइड अर्थात CaOH का होल ट्वाइस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बुझा हुआ चूना का CaOH का होल ट्वाइस। और बुझे हुए चूने से हम लोग क्या करते हैं, सॉरी उस चूने से हम लोग क्या करते हैं, CaOH के चूने से हम लोग क्या करते हैं कि दीवार में जो सफेदी जो हम लोग करते हैं उसका उपयोग करते हैं। फिर बात करते हैं 61वां नंबर प्रश्न। किस रासायनिक यौगिकों को गर्म करने पर, क्या किस रासायनिक यौगिकों को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो आप लोग बता सकते हैं, यह बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है जिसको आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। आइए बात करते हैं अब
62वें नंबर प्रश्न की ओर कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाकर या डुबोया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच की परख नली में विलयन कौन सा था? तो कौन सा विलयन हो सकता है? क्या वह ZnSO4 था? क्या वह CuSO4 था? क्या वह FeSO4 था? क्या वह Al2SO4 का होल 3 था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो किसको रखा था भैया? तो रखने वाला लोहे का कील था। क्या था? लोहे का कील। तो लोहे के कील में किसको रखेगा? तो CuSO4 के जलीय विलयन में रखा गया था लोहे के कील को, तब जाके लोहे के कील का रंग क्या हो गया? बदल गया। अब बात करते हैं उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब बात करते हैं अब 64वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 64वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा देखेंगे। तो 64वां नंबर प्रश्न कहता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र आप लोग भी जानते हैं, इसका जरा कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। फिर बात करते हैं 65वें नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो आप लोग भी जानते हैं कि कौन सा दुर्बल अम्ल है। क्या वह HCl है? क्या वह H2SO4 है? क्या वह HNO3 है? क्या वह CH3COOH है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्बल अम्ल के रूप में CH3COOH। क्या हो जाएगा? CH3COOH। यह एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। CH3COOH एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। फिर बात करते हैं 66वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 66वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? तो भैया प्रबल अम्ल के बारे में क्या H2SO4 है? क्या HCl है? क्या HNO3 है? क्या सभी है? जी हाँ मेरे दोस्त, ये सभी के सभी प्रबल अम्ल के गिनती में चले आते हैं। H2SO4 कह सकते हैं, चाहे HCl कह सकते हैं, चाहे HNO3 कह सकते हैं। ये तीनों के तीनों प्रबल अम्ल के गिनती में आते हैं। आइए बात करते हैं 67वां नंबर प्रश्न में, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आंसर के बारे में बात करते हैं तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। कहां? एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। वहीं पर बात करते हैं 68वें नंबर प्रश्न की ओर। 68वां नंबर प्रश्न कहता है कि फेरस सल्फेट, क्या कहा? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? तो रंग हो जाएगा हरा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हरा हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NaOH, क्या कहा? NaOH है क्या? क्या है NaOH? तो क्या वह अम्ल है? क्या वह क्षार है? क्या वह लवण है? इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? या NaOH एक प्रकार का क्षार है। क्या है? एक प्रकार का क्षार है। फिर बात का 70वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 70वां नंबर प्रश्न कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र कौन सा होगा? सीधी सी सिंपल सा क्वेश्चन है कि अनुसूत्र सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होगा? तो आप लोग बता सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होगा? H2SO4। क्या हो जाएगा? H2SO4। वहीं पर बात करते हैं 71वें नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक के बारे में कहा कि आयनिक यौगिक कौन है? तो CaCl2। कौन आयनिक यौगिक है? CaCl2। आइए 72वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 72वां नंबर प्रश्न कहता है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में, क्या कहा? सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होता है। यह कैसे जाना, ये क्या होता है? तो फिर से जरा क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कहा कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में, क्या कहा? कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो भैया कैसा हो जाता है? तो इसका घोल का रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। वहीं पर बात करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या हो जाएगा? तो सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र हो जाएगा Na2CO3। क्या हो जाएगा? Na2CO3। फिर बात करते हैं इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो इनमें से सबसे अधिक अम्लीय के बारे में बात करते हैं। तो जिसका मान जितना कम होगा, जिसका मान जितना कम होगा वह उतना अधिक अम्लीय हो सकता है। तो जिसका मान 1 हो या जिसका मान 5 हो, जिसका पीएच मान 8 हो या फिर जिसका मान पीएच मान 10 हो, तो क्या हो सकता है ऑप्शन? तो आंसर हो जाएगा जिसका पीएच मान 1 हो वह अधिक अम्लीय हो सकता है। आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 75वां नंबर प्रश्न कहता है, और 75वां नंबर प्रश्न ये कहता है, जरा देख ले कितना क्वेश्चन है।
खैर क्वेश्चनों की संख्या तो 115 है, तो हम लोग चाहेंगे कि 115 हम लोग कर दे, आज निपटा दे, है ना। तो बात करते हैं 75वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 75वां नंबर प्रश्न कहता है कि सिर का जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है निम्नलिखित में से क्या है। तो भैया क्या है, तो सिरका का जो अचार, सिरका का जो उपयोग अचार बनाने में करते हैं वह क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं और कितना प्रतिशत में होता है वह चीज कहा। तो 5 से 10% में एसिटिक अम्ल है, वह 100% एसिटिक अम्ल है, क्या वह 10 से 20% एसिटिक अम्ल है, क्या वह 50% एसिटिक अम्ल है। जी हाँ, यह तो क्लियर हो गया कि सिरका को हम लोग एसिटिक अम्ल के गिनती में रखते हैं, लेकिन एसिटिक अम्ल कितने प्रतिशत में होते हैं जिसको हम सिरका कह सकते हैं, तो वह 10 से 20% में अगर एसिटिक अम्ल होता है तो वह सिरका की गिनती में चले जाता है। अब बात करते हैं 76वें नंबर प्रश्न की ओर। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, क्या कहा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्या क्लोर अभिक्रिया कहते हैं, क्या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, क्या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। फिर बात करते हैं 77 नंबर प्रश्न की ओर। तो लिटमस विलयन वैग्नि रंजक होता है, क्या कहा, लिटमस विलयन वैग्नि रंजक होता है जो निम्नलिखित में से किससे निकलता है। तो यह किससे निकलता है, क्या वह लिटमस पत्र के बारे में बात कहा, तो लिटमस पत्र के बारे में बात कहा, क्या वह लाइकेन से निकलता है, क्या वह लाल पत्ता गोभी से होता है, क्या वह हल्दी से होता है, क्या वह पेटोनिया फूल से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि लाइकेन से बना होता है, क्या लाइकेन का लिटमस पत्र होता है, क्या होता है, लाइकेन का होता है। वहीं पर बात करते हैं धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो क्षारक में होते हैं, कैसे होते हैं, क्षारक होते हैं। तनु HCl का पीएच मान कितना होता है, तनु HCl अर्थात तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान सबसे अधिक, पीएच मान इसी का सबसे जो अम्लीय, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता है, तो HCl होता है, उसका पीएच मान 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात करते हैं 80 नंबर प्रश्न की ओर। तो 80 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है। तो अम्ल की कैटेगरी में कौन कौन है, CaO है क्या, KOH हो क्या, NaCl है क्या, या HCl है क्या। तो आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि अम्ल कौन सा है, तो भैया अम्ल HCl है, कौन है, HCl यह अम्ल है। बात करते हैं 82वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 82वां नंबर प्रश्न कहता है कि उच्च वसीय अम्ल में, क्या कहा, उच्च वसीय अम्ल में सोडियम लवण कहलाते हैं, सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, तो क्या वह अपमार्जक कहलाते हैं, क्या वह साबुन कहलाते हैं, क्या वह प्लास्टिक कहलाते हैं, क्या वह रबर कहलाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो उच्च वसीय अम्ल में सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, तो वह साबुन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। जरा फिर से समझ लीजिएगा, उच्च वसीय अम्ल में सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, तो वह साबुन कहलाते हैं। 83वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है। तो क्षारक के रूप में क्या वह ZNO है, क्या वह SO2 है, क्या वह CO2 है, क्या वह NO2 है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो क्षारक के रूप में कौन है, तो इस आंसर, इस ऑप्शन के अनुसार इस क्षारक में ZNO है, कौन है, ZNO है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, 84 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अब कहा प्रश्न संख्या 84 में क्या कहता है कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन का क्या होगा, इस विलयन में क्या होगा, इस विलयन में क्या होगा, क्या NaCl होगा, क्या HCl होगा, क्या LiCl होगा, क्या KCl होगा। तो क्या आंसर का आंसर हो जाएगा, तो यह विलयन जो दूधिया कलर का हो जाता है इसमें क्या हो जाता है, यह एसिडिक अर्थात HCl हो जाएगा इसमें, यह विलयन क्या हुआ है, यह HCl का विलयन हो जाता है। अब बात करते हैं 50वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 50वां नंबर प्रश्न कहता है कि NaOH का 10 ml, NaOH का 10 ml विलयन HCl का 8 ml। तो क्या कहा, जो NaOH है उसका 10 ml कह रहा है और HCl का कहा, HCl का 8 ml कह रहा है, तो पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml ले, NaOH के इसी विलयन को हम लोग क्या कर ले, 20 ml बढ़ा ले, 20 ml बढ़ा ले, और उदासीन करने के लिए HCl के विलयन की कितनी मात्रा आवश्यकता होगी, तो भैया कितनी मात्रा आवश्यकता होगी, तो उसको दुगना कर ले। जब इसको दुगना किया तो इसको भी दुगना करना पड़ेगा,
तो इसको दुगना किया तो इसको भी 8 दूना 16, क्या हो जाएगा 16 ml हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 16 ml हो जाएगा। आइए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न 86वें नंबर प्रश्न कहता है, जरा सुनेंगे 86वां नंबर प्रश्न क्या है कि बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है। बेकिंग पाउडर क्या है, एक प्रकार का बेकिंग पाउडर क्या है, तो एक प्रकार का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर आप लोग खुद बताइएगा कि अभी जस्ट हमने ऊपर में पढ़ा है कि बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है। अगर आप गौर से पढ़ रहे होंगे तो इसका कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है और बेकिंग पाउडर है क्या, तो एक प्रकार का यह मिश्रण होता है। आइए बात करते हैं 87वें नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसका पीएच मान सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में कौन सा, तो क्या वह दूध का होता है, क्या वह आंसू का होता है, क्या वह पसीने का होता है, क्या वह पित्त का होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी का होगा, तो पित्त रस का या पित्त का। क्या हो जाएगा आंसर, पित्त का। 88वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है, कौन हाइड्रोनियम आयन है। तो हाइड्रोनियम आयन के अंतर्गत कौन, H3O प्लस, H3O माइनस, OH माइनस, OH प्लस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा H3O प्लस। क्या आंसर हो जाएगा H3O प्लस, एक प्रकार का हाइड्रोनियम आयन होता है। वहीं पर बात करते हैं शुद्ध जल का पीएच मान कितना है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किसके करीब होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री पर किसके करीब होता है, तो शुद्ध मान 7 के करीब होता है। किसके करीब होता है, तो 7 के करीब होता है। बात करते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है, तो अम्ल के बारे में कहा कौन एक अम्ल है, तो आंसर हो जाएगा HCl, एक प्रकार का अम्ल है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है, फिर से वही क्वेश्चन। अब देखिए सिर्फ आंसर चेंज कर दिया है, सॉरी आंसर नहीं सिर्फ ऑप्शन चेंज कर चुका है, एक ही चीज है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अम्ल के बारे में Na2 तो नहीं होगा, Na2O नहीं होगा, COH भी नहीं होगा, CuO भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा HNO3, एक प्रकार का क्या है अम्ल है। तो ऑप्शन के अनुसार भी हम बदल सकते, ये नहीं कि कोई एक को हम याद कर ले तो वही हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आइए बात करते हैं अब भास्मिक ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है, तो कौन सा भास्मिक ऑक्साइड हो जाएगा Na2O। क्या हो जाएगा Na2O, एक भास्मिक ऑक्साइड है। अब नेक्स्ट कहा कि भस्म नहीं है, कौन भस्म नहीं है, तो कौन भस्म नहीं है, तो देखिए क्या KOH भस्म है, ZNO भस्म है, क्या AlOH का होल 3 भस्म है, तो कौन नहीं है NaCl, एक प्रकार का भस्म नहीं है। यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यह क्वेश्चन ऊपर भी दे रखा था। आइए बात करते हैं 94 नंबर प्रश्न की ओर। तो 94 नंबर प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। तो 94 नंबर प्रश्न कहा कि निम्नलिखित में कौन सा धातु HCl या NaOH विलयन के अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या कहा कि निम्नलिखित में कौन सा धातु HCl या NaOH विलयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस कौन सा मुक्त करता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्या वह आंसर Fe हो जाएगा, क्या वह Zn हो जाएगा, क्या वह Sn हो जाएगा, क्या वह Mg हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जिंक हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा कि जिंक जो है धातु HCl, जिंक धातु HCl या NaOH के विलयन के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। कौन, तो वह है जिंक। आइए बाबू 95 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो 95 नंबर प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। तो 95 नंबर प्रश्न कहता है एक जलीय विलयन का पीएच मान 3 है। क्या कहा, एक जलीय विलयन का पीएच मान 3 है, और तो इसका पीओएच का मान कितना होगा, क्या होगा पीओएच पावर ऑफ OH का मान कितना होगा, तो क्या होगा, तो इसका मान 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। आइए बात करते हैं 96 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में जलीय विलयन में किसका पीएच मान अधिकतम है, किसका पीएच मान अधिकतम है, तो किसका पीएच मान अधिकतम हो सकता है, क्या वह NaOH का पीएच मान अधिकतम हो सकता है, सॉरी क्या वह NaCl का मान अधिक हो सकता है पीएच मान, या फिर Na2CO3 का हो सकता है, क्या वह Na4Cl का हो सकता है, क्या वह NaHCO3 का हो सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा Na2CO3 का
जलीय विलयन का पीएच मान सबसे अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान सबसे अधिक हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न बात करते हैं कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? तो भैया वह उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित किस लवण में रवाजल नहीं होते हैं? रवाजल के किसमें रवाजल नहीं होते हैं? तो किसमें नहीं होते हैं? तो बेकिंग सोडे में रवाजल नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते हैं? तो बेकिंग सोडे में रवाजल नहीं होते हैं। 99 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में भास्मिक लवण कौन है? भास्मिक लवण के बारे में तो PbOH इंटू NO3। क्या आंसर हो जाएगा? PbOH डॉट NO3 ये एक प्रकार का भास्मिक लवण होता है। कौन सा? तो PbOH ये एक प्रकार का भास्मिक लवण होता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह क्वेश्चन आप लोग खुद जवाब देंगे या किसका इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद डालेंगे। बात करते हैं निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रकार का अम्लीय ऑक्साइड होता है। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बनिक अम्ल। क्या? कार्बनिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो किसी विलयन के पीएच मान का किसी विलयन के पीएच मान अगर 4 है तो विलयन कैसा होगा? तो वह विलयन हर हमेशा अम्लीय होगा। कैसा होगा? वह विलयन अम्लीय होगा। फिर से जरा समझिएगा, किसी विलयन का अगर पीएच मान 4 होगा तो वह विलयन कैसा होगा? तो वह विलयन अम्लीय होगा। अब बात करते हैं आगे 104 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? निम्नलिखित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? फिर से जरा समझेंगे कि निम्न में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? विद्युत का संचालन कौन करता है? तो जल के विलयन में। जल के विलयन में विद्युत का संचालन करता है। ये आपको नॉर्मल प्रश्न था, ये आप भी जान सकते हैं। आइए अब आगे प्रश्न चलते हैं 105 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 105 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में किसका पीएच मान न्यूनतम है? किसका पीएच मान न्यूनतम है? तो क्या वह दूध का होगा? क्या वह लार का होगा? क्या वह खून का होगा? या अमाशय रस का होगा? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो अमाशय रस का पीएच मान सबसे कम होगा। बात करते हैं आर्सेनियस अम्ल जलीय विलयन कैसा होता है? आर्सेनियस अम्ल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। आर्सेनियस अम्ल फर्स्ट ही चैप्टर में क्षार अम्ल और लवण के बारे में जब पढ़ा जाता है तो उसी में आर्सेनियस जो एक वैज्ञानिक है उनका एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। उस कॉन्सेप्ट पर आधारित यह प्रश्न है। तो यह प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो OH+ बढ़ता है। क्या कहा? OH+ बढ़ता है। आइए बात करते हैं जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन कैसा होता है? तो आंशिक रूप में होता है। कैसा होता है? जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन कैसा होता है? तो आंशिक रूप में होता है। निम्नलिखित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय है? क्या कहा? कौन प्रबल अम्लीय है? तो कौन सा? तो प्रबल अम्लीय के बारे में बात कहा बी और सी। तो जिसका मान 0 हो और जिसका मान 14 हो। निम्नलिखित कौन विलयन प्रबल अम्लीय है? तो नहीं, इसका आंसर प्रबल विलयन के बारे में, प्रबल अम्लीय के बारे में कहा। तो प्रबल अम्लीय कौन है? जिसका पीएच मान 4 हो या पीएच मान 4.5 हो। अर्थात ये सी नंबर नहीं होगा। इसका ये आंसर गलत है। तो क्या हो जाएगा? ए और बी। इसका आंसर क्या हो सकता है? ए हो सकता है और बी हो सकता है। अगर इसको भी मोस्टली देखा जाए तो इसका प्रबल अम्ल के बारे में इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी हो जाएगा। बात करते हैं निम्नलिखित कौन प्रबल भस्म है? प्रबल भस्म के बारे में कहा। तो प्रबल भस्म कौन है? NaOH। प्रबल भस्म कौन होता है? NaOH। यह एक प्रकार का प्रबल भस्म होता है। निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है? किसकी प्रकृति अम्लीय है? तो अम्लीय किसकी प्रकृति है? तो लाइम जूस, लाइम जूस को लेमन जूस के बारे में बात करते हैं। उसकी प्रवृत्ति क्या है? एकदम सी प्रकृति अम्लीय होती है। बात करते हैं यह एक रिएक्शन दे रखा है जो 2H2 क्या कहा? 2H2 जब रिएक्शन करता है तो दोनों रूप में H3O+ या OH
माइनस बनाता है तो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या हो रहा है, तो देखे होंगे कि एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल भस्म, एक प्रबल अम्ल एवं एक दुर्बल भस्म निकल के आता है। आइए बात करते हैं पीएच का सही परिभाषा कौन होता है। पीएच का सही परिभाषा यही होता है, पीएच का माइनस लॉग, क्या कहा, माइनस लॉग पावर ऑफ हाइड्रोजन, यह एक पीएच का मान होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 1 नंबर, है ना। आइए बात करते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, अब जरा समझिए, ये इस चीज को जरा आप लोग विशेष ध्यान, 112वें नंबर का आप लोग जरा विशेष ध्यान रख के करिएगा, यह चीज पूछा जाता है। आइए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 113वां नंबर क्या कहता है कि निम्नांकित में किसमें अम्ल का गुण नहीं होता है, किनमें अम्ल का गुण नहीं होता है। तो अम्ल का गुण किसमें नहीं होता, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, लाल को नीला कर दे, लाल को नीला कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा जी। तो इसका लिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, क्या हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा। आइए बात करते हैं अब कहा अम्ल का गुण नहीं है, तो देखो जिनका स्वाद खट्टा होता है, जिसका स्वाद खट्टा होता है तो वह अर्थात अम्लीय हो जाएगा। धातु से भी क्रिया करता है, यह भी अम्लीय हो जाएगा। तो लेकिन कहा नहीं है, यहां ध्यान रखिएगा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो लाल लिटमस का पत्र लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, क्या हो जाएगा, 1 नंबर। फिर 14वें नंबर प्रश्न कहा उत्प्लूलन लवण कौन सा होता है, तो जल योजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं, इसका आंसर 2 हो जाएगा, जल योजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु को त्यागते हैं। और लास्ट क्वेश्चन कहा एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि, क्या कहा, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आंशिक रूप से आयनित है। क्या है, यह आंशिक रूप से, एसिटिक अम्ल क्या होते हैं, आंशिक रूप से आयनित होने के कारण एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो दोस्तों यह एक चैप्टर था जो कि ऑब्जेक्टिव, ये पूरे का पूरे बीबीडी का पूरे ऑब्जेक्टिव था, जो कि मैंने आज दूसरे केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है अम्ल क्षार और लवण को हमने आज ऑब्जेक्टिव को आज क्लियर कर लिया। और टोटली क्वेश्चन 115 था, तो हमने 115 क्वेश्चन को आज हमने डील कर लिया। तो हम आशा और उम्मीद करेंगे आपसे कि आप लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अपना बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।